नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं मिस्टर एक्स आज आपको एक ऐसी घटना से रूबरू करवाने जा रहा हूं जिसे जानकर आपका दिल पूरी तरह से दहल जाएगा। दरअसल हम जिस दुनिया में रहते हैं उसके हर रहस्य से वाकिफ नहीं है। हम यह मानते हैं कि हम जिस समाज में रहते हैं वह एक सभ्य समाज है जहां पर हर किसी को आज़ादी के साथ जीने का अधिकार है। हम इंसानों ने अपनी खुद की सुरक्षा के लिए कुछ व्यवस्थाएं बनाई है और सभी उन व्यवस्थाओं को फॉलो करते हैं। व्यवस्थाएं मतलब लोकतांत्रिक देश है, प्रशासन की व्यवस्था है, हर किसी को अपनी बात आगे तक पहुंचाने का अधिकार है, न्याय की व्यवस्था है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप और हम लोगों से काफी ज्यादा छुपाई गई हैं। आपने डार्क वेब के बारे में तो सुना ही होगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इस स्टोरी में डार्क दुनिया के बारे में काफी कुछ जानने वाले हैं। दरअसल आप और हम जिस नॉर्मल इंटरनेट को यूज करते हैं उससे भी नीचे एक गहरी इंटरनेट की दुनिया और छुपी हुई है। उस पर दुनिया भर के वह तमाम प्रकार के इल्लीगल काम होते हैं जिनके बारे में आप जानते भी नहीं है। तो आज की जो घटना हमारे साथ आई है वह एक ऐसे ही इंसान की है जो पैसों के लालच में अंधा होकर इस काली अंधेरी दुनिया में घुस जाता है और गलत काम करने लगता है। लेकिन उसे यह एहसास ही नहीं होता है कि कब वह उस गलत काम को करते करते खुद उस दलदल में बुरी तरह से फंस चुका है। वह उस डार्क वेब की दुनिया में इतना ज्यादा गहरा फंस चुका था कि उसे बाहर निकलना उसके लिए नामुमकिन था। और जब उसके किसी करीबी ने उसको इस दुनिया से बाहर निकालने की कोशिश की तो उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ और बाद में उसी की आत्मा इस लड़के को काफी ज्यादा परेशान करने लगी थी। अच्छा, आज की जो घटना है वह हॉरर तो है ही, लेकिन साथ में आज आप इस अंधेरी दुनिया के बारे में जो एक्चुअल में हमारे बीच में एग्जिस्ट करती है उसकी काफी ज्यादा सच्चाई जानने वाले हैं। आप देखते होंगे कि कई बार छोटी छोटी बच्चियों का अपहरण कर लिया जाता है और अलग अलग जगह पर बेच दिया जाता है। हथियारों की बड़ी खरीद होती रहती है और आतंकवादियों के पास कई हथियार पहुंच जाते हैं। कई देशों के अंदर अचानक से सरकार पलट जाती है। तो आखिर यह सब कुछ होता कैसे है? तो यह पूरी सच्चाई जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और बहुत ही मुश्किलों से हमें यह सच्चाई जानने को मिली है। तो जो भी साथी पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। चलिए अब स्टोरी शुरू करते हैं। दिसंबर की सर्द रातों में हिमांशी और विक्रम एक लव बर्ड्स खुले आसमान के नीचे एक पार्क में बैठे थे और किसी बात पर बहुत देर से बहस कर रहे थे। हिमांशी गुस्से में कह रही थी, विक्रम तुम मेरी बात को समझो, तुम यह जो कुछ भी कर रहे हो ठीक नहीं है। क्या तुम नहीं जानते कि इस तरह के इलीगल कामों में तुम बुरी तरह फंस सकते हो? विक्रम भी गुस्से से कहता है, मैं अकेला यह काम नहीं कर रहा, मेरे जैसे बहुत से लोग हैं, क्या वह फंस रहे हैं? और यह पूरी तरह से सेफ है, पुलिस हमें कभी भी ट्रेस नहीं कर सकती, इसलिए तुम बेफिक्र रहो और बार बार मुझे इस तरह से परेशान मत किया करो। यह मत भूलो कि तुम्हारे खर्च मेरे इन कामों की वजह से ही हो रहे हैं। विक्रम की इस बात पर हिमांशी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह शांत हो जाती है। वह अपनी गर्दन नीचे कर लेती है। फिर विक्रम गुस्से से कहता है, बस शुरू हो गया तुम्हारा इमोशनल ड्रामा। अरे यार, तुम्हें कितनी बार कहूं मेरे सामने ये रोना धोना मत किया करो। हिमांशी कहती है, रोना धोना? यह मैं ड्रामा कर रही हूं। क्या तुम्हें मेरे आंसू दिखाई नहीं देते? तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? डार्क वेब जैसी काली दुनिया में जाना आसान है लेकिन वहां से निकलना बहुत मुश्किल है। और तुम जो ये सब कर रहे हो ना, अगर इसकी भनक तुम्हारे घर तक लग गई तो भी मुसीबत खड़ी हो सकती है। तुम यह सब छोड़ क्यों नहीं देते? आखिर कब तक इस तरह ड्रग्स का नशा लेते रहोगे और इल्लीगल काम करते रहोगे? विक्रम कहता है, मुझे नहीं पता मैं यह सब कब तक करता रहूंगा, लेकिन मुझे फिलहाल एक यही रास्ता नजर आ रहा है। तुम अच्छे से जानती हो कि मैं भी नशे के बिना नहीं रह सकता और मुझे इन सब चीजों के लिए पैसों की जरूरत है जो कि मुझे ड्रग्स के लेन देन करने पर ही मिल रहे हैं। मुझे इसमें अच्छा खासा फायदा होता है। इतना फायदा मार्केट में भी नहीं है जितना डार्क वेब पर है।
हिमांशी और विक्रम एक दूसरे को पिछले 5 सालों से जानते थे। हिमांशी, जो कि खुद एक अनाथ लड़की थी और एक अनाथालय में बच्चों की सेवा भी करती थी, वहीं दूसरी ओर विक्रम एक रईस घर का लड़का है जिसकी आदतें काफी बिगड़ चुकी हैं। रोज रोज पार्टी करना, शराब पीना, दोस्तों के साथ मौज उड़ाना, पैसे बर्बाद उसका शौक बन चुका था और इन सब के बारे में उसके घर वालों को भी पता चल गया था। इसीलिए उन लोगों ने विक्रम पर काबू पाने के लिए उसके हाथ में पैसा देना लगभग बंद कर दिया गया था। उसका नशा छुड़ाने के लिए उसके घर वालों ने नशा मुक्ति केंद्र भी भेजा था, जहां जाकर वह ठीक हो गया था। लेकिन कुछ समय बाद वापस दोस्तों की संगत ने उसे बिगाड़ दिया और आज वह फिर से वैसा ही है। लेकिन हाँ, अब वह उस तरह से नशा नहीं करता है जैसे पहले करता था। वह अपने घर वालों से दूर बंगलौर में रह रहा था, जहां पर इस तरह के काले धंधे बहुत ही आसानी से किया जा सकते थे। ड्रग्स का सप्लाई होना, अमीर गरीब तक ड्रग्स पहुंचाना और भी बहुत कुछ। दोस्तों, मैं यहां आपको डार्क वेब के बारे में कुछ बताना चाहता हूं कि यह इंटरनेट की एक ऐसी दुनिया है जिससे हम और आप जैसे लोग आमतौर पर वाकिफ नहीं हैं। हमने इंटरनेट का बहुत थोड़ा ही हिस्सा देखा है और इस्तेमाल किया है। मैं आज भी यकीन से कह सकता हूं कि मेरे जितने भी लिसनर हैं, जो भी मेरी स्टोरी सुन रहे हैं, जिनमें काफी लोगों को शायद डार्क वेब के बारे में पता नहीं होगा कि यह इंटरनेट की एक बहुत बड़ी काली दुनिया है जहां पर बहुत सारे काले काम किए जाते हैं। इसमें एक्सेस करना किसी व्यक्ति की कोई बहुत बड़ी गलती हो सकती है। इसीलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप डार्क वेब जैसी दुनिया में प्रवेश ना ही करें तो बेहतर है। ये इंटरनेट का एक ऐसा सरफेस है जहां पर अधिकतर इल्लीगल काम बहुत ही आसानी से होते हैं, जैसे ड्रग्स का लेन देन, हथियारों का लेन देन, सेक्स रैकेट, अंगों की तस्करी, बच्चों, लड़कियों की तस्करी। और यह उन अपराधियों के लिए इतना सेफ प्लेस है कि पुलिस इन्हें पकड़ ही नहीं पाती। बड़े बड़े हैकर हार मान जाते हैं, लेकिन अपराधी उनके हत्थे नहीं छड़ पाते। बाकी कहानी में डार्क वेब के बारे में ज्यादा बात कर मैं स्टोरी का मजा किरकिरा नहीं करना चाहता हूं, इसलिए आप इसके बारे में और अधिक जानकारी गूगल से ले सकते हैं। चलिए स्टोरी पर वापस आते हैं। विक्रम का गलत आदत में पड़ना, फिर उसका इन सब चीजों से छुटकारा पाना और वापस इन गलत आदतों में पड़ना, इन सब के बीच हिमांशी उसके साथ थी। हिमांशी विक्रम को बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उससे शादी भी करना चाहती थी। विक्रम भी हिमांशी को काफी प्यार करता था, लेकिन उसे हिमांशी की बस एक आदत बुरी लगती थी कि वह उसे डार्क वेब पर होने वाले काले धंधों को करने से रोकती थी और अक्सर दोनों में इस बात को लेकर काफी झगड़ा होता था। हिमांशी को न केवल विक्रम के ड्रग्स लेने पर आपत्ति थी, बल्कि उसे इस बात पर भी आपत्ति थी कि वह डार्क वेब के जरिए इल्लीगल काम कर रहा है। और जैसे जैसे विक्रम के हाथ में पैसा आता जा रहा था, हिमांशी का डर बढ़ता जा रहा था। उसे लगने लगा था कि इतना ज्यादा पैसा आने का मतलब यह है कि विक्रम कोई बहुत खतरनाक काम कर रहा है। हिमांशी इन सब चीजों को लेकर काफी परेशान चल रही थी और इस वजह से उन दोनों में कई बार झगड़ा भी हुआ था। ऐसा इनके साथ पिछले 2.5 महीने से हो रहा था और उस रात भी दोनों में इसी बात पर बहस हो रही थी। विक्रम पर पैसों और ड्रग्स का नशा छाया हुआ था। वो हिमांशी की हर बात को नकार रहा था। हिमांशी भी अब थक चुकी थी। दोनों विक्रम की कार में बैठकर जाने लगते हैं। हिमांशी एक आखिरी बार कोशिश करती है। वह गुस्से में बोली, अगर तुम ये सब नहीं छोड़ सकते तो फिर मुझे छोड़ दो। विक्रम भी काफी देर से हिमांशी की बकवास सुनकर थक चुका था, इसलिए वह एकदम अपनी गाड़ी में ब्रेक मारता है और गुस्से से कहता है, तुम जा सकती हो, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। विक्रम के मुंह से यह शब्द सुनकर हिमांशी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। वह भी एक बार नहीं सोचती और गुस्से में कार से नीचे उतर जाती है। विक्रम भी गुस्से की हालत में था, इसलिए वह भी अपनी कार स्टार्ट करके तेजी से कार आगे बढ़ा देता है। विक्रम का गुस्सा देखकर हिमांशी और जोर से रोने लगती है। उसके कदम अभी भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। वह चाहकर भी रुक नहीं पा रही थी कि तभी उसे एहसास होता है कि वह एक सुनसान हाईवे पर है। अचानक हिमांशी का रोना बंद हो जाता है।
वह अपने आंसू पोंछती है और आगे पीछे देखती है। उसे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। अब उसके मन में डर पैदा होने लगा था। वह यह जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर वह शहर के किस हिस्से में है और अपने अनाथ आश्रम तक कैसे पहुंच सकती है। हिमांशी यह सोच ही रही थी कि तभी विक्रम के कार जैसी एक कार हिमांशी की ओर तेजी से आई। हिमांशी को लगा यह शायद विक्रम ही है और अब उसका गुस्सा शांत हो चुका है, इसलिए वह वापस आ चुका है। लेकिन नहीं, हिमांशी का सोचना गलत था। वह कार हिमांशी के बराबर से होकर आगे निकल गई, लेकिन हिमांशी के लिए नहीं रुकी। हिमांशी को काफी हैरानी हुई। वह कार बिल्कुल विक्रम के कार के जैसी ही थी। हिमांशी हाईवे के एक मोड़ पर मुड़ी ही थी कि तभी वही कार जो कुछ सेकंड पहले उसके बराबर से गुजरी थी, वह कार वापस हिमांशी की ओर आने लगी। हिमांशी ने एक बार फिर उस कार को गौर से देखा, क्योंकि वह कार बिल्कुल विक्रम के कार के जैसी थी। एक बार फिर हिमांशी के मन में यह आया कि शायद विक्रम वापस आ गया है, लेकिन नहीं। कार तो विक्रम के जैसी ही थी, लेकिन उसमें विक्रम नहीं था। इस बार वो कार हिमांशी के करीब आकर रुक जाती है। हिमांशी भी इंतजार कर रही थी कि कार का शीशा नीचे होगा और वह विक्रम को देखेगी, लेकिन कार का शीशा नीचे नहीं होता, बल्कि कार का पिछला दरवाजा पूरा ही खुलता है। उसमें कोई नया शख्स बैठा था जो हिमांशी को कार के अंदर खींच लेता है। हिमांशी जोर से चिल्लाती है और ये उसकी आखिरी चीख होती है। उसकी वह आखिरी चीख थी जो विक्रम के कानों तक भी जाती है, लेकिन विक्रम उसे अनदेखा कर देता है। वह यह सोच नहीं पाता कि यह चीख उसकी हिमांशी की हो सकती है। विक्रम अपने घर आकर चैन की नींद सो जाता है। वह एक बार भी हिमांशी के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि वह नशे में था। अगली सुबह होते ही उसके पास एक अननोन नंबर से मैसेज आता है, गुड मॉर्निंग डूड। लेकिन विक्रम नींद में था, इसलिए वह मैसेज नहीं देखता है। हालांकि मैसेज की रिंगटोन उसके कानों में जा चुकी थी। वह करवट बदल कर सो जाता है। फिर अगले ही सेकंड दोबारा से यही मैसेज उसी नंबर से वापस आता है और इसी तरह गुड मॉर्निंग का वो मैसेज लगातार विक्रम के नंबर पर आता रहता है और तब तक आता रहता है जब तक विक्रम उन मैसेज को सीन नहीं कर लेता। जैसे ही विक्रम सारे मैसेज को इनबॉक्स में जाकर खोलकर देख लेता है, वैसे ही मैसेज का आना भी बंद हो जाता है। विक्रम को यह थोड़ा अजीब लगता है। वह ट्रू कॉलर पर नंबर सर्च करने की कोशिश करता है, लेकिन उस पर भी कोई नाम पता लिखकर नहीं आता। तभी उसके पास एक मैसेज और आता है, एंजॉय योर डे, वी विल मीट टुनाइट। यह मैसेज देखते ही विक्रम तुरंत उस नंबर पर रिप्लाई करने की कोशिश करता है, लेकिन अफसोस वह नंबर पर रिप्लाई नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उस पर रिप्लाई करने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। विक्रम का नशा एकदम टूट जाता है और उसकी नींद भी एकदम खुल जाती है। उसे समझ नहीं आता कि यह कौन है, किसका नंबर है। तभी उसे हिमांशी का ध्यान आता है। उसे रात की सारी बातें याद आने लगती है कि किस तरह कल दोनों में काफी झगड़ा हुआ था। वह सोचता है कि कहीं यह सब हिमांशी का किया हुआ तो नहीं है। वह तुरंत हिमांशी को फोन लगाता है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा था। विक्रम सोचता है कि हिमांशी शायद गुस्से में होगी, इसीलिए नंबर बंद जा रहा होगा। वो कल रात की सारी बातें याद करता है। फिर उसे एहसास होता है कि उसने गुस्से में हिमांशी को ज्यादा ही बोल दिया था। विक्रम अपने रोज के कामों में लग जाता है। वो सोचता है जब हिमांशी का गुस्सा शांत होगा तो वो खुद ही नंबर ऑन कर लेगी। लेकिन शाम के 7 बज जाते हैं और हिमांशी का कोई कॉल या मैसेज नहीं आता। विक्रम मन ही मन कहता है, अजीब बात है, हिमांशी इतनी देर तक नाराज नहीं रहती, आज क्या हो गया? एक भी कॉल या मैसेज नहीं किया। चलो मैं ही कॉल करता हूं। इतना सोचकर विक्रम जैसे ही अपना फोन उठाता है, तुरंत उसके फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आता है। यह वही अननोन नंबर था जिससे सुबह मैसेज आया था। मैसेज में लिखा था, क्लिक ऑन दिस लिंक। उसके बाद एक लिंक लिखा हुआ था। वो मैसेज देखकर विक्रम का ध्यान हिमांशी से हट गया। वह मन ही मन सोचने लगा, आखिर यह कौन है जो मुझे इस तरह मैसेज कर रहा है? लगता है यह लिंक देखनी पड़ेगी। विक्रम जल्दी से उस लिंक को अपने लैपटॉप में ओपन करता है। जिस समय विक्रम वह लिंक कॉपी पेस्ट कर रहा था,
वह इंटरनेट के डार्क वेब की दुनिया में ही था और जैसे ही वह उस लिंक पर क्लिक करता है, लैपटॉप की स्क्रीन पूरी तरह से काली हो जाती है। 2-3 सेकंड बाद उस काली स्क्रीन पर जगह जगह लाल बिंदु चमकने लगते हैं। विक्रम इंतजार कर रहा था कि आखिर इस लिंक में ऐसा क्या है, और फिर कुछ देर बाद उसके सामने एक स्क्रीन खुल जाती है। अब लैपटॉप पर स्क्रीन कुछ इस तरह थी कि एक तरफ एक खाली कमरे की रिकॉर्डिंग चल रही थी जिसमें लाल रोशनी चमक रही थी। वहीं दूसरी ओर लैपटॉप के दूसरी तरफ बहुत सारे लोग आपस में मैसेज कर रहे थे, यानी कि वह एक चैट बॉक्स था जहां पर काफी सारे लोग लगातार मैसेज कर रहे थे। विक्रम उन लोगों के मैसेज पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्क्रीन पर काफी तेजी से मैसेज ऊपर की ओर चले जा रहे थे। अचानक स्क्रीन एकदम ऑफ हो जाती है। विक्रम की आंखें भी चकमकाने लगती है कि तभी स्क्रीन पर लिखकर आता है, वेलकम टू रेड रूम विक्रम। अपना नाम स्क्रीन पर देखते ही विक्रम एकदम चौंक जाता है। स्क्रीन वापस पहले जैसे हो जाती है, जहां एक तरफ लाल रोशनी से भरा कमरा था और दूसरी तरफ लोगों की चैट चल रही थी। अब सभी लोग चैट के जरिए विक्रम का स्वागत कर रहे थे। विक्रम हैरानी से स्क्रीन को देखे जा रहा था। विक्रम कुछ समझ पाता उससे पहले ही स्क्रीन पर चल रहे उस रेड रूम में एक स्ट्रेचर आकर रुकता है, जो विक्रम का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। विक्रम मन ही मन सोच रहा था कि आखिर यह सब क्या है, ये कैसी वीडियो है। स्क्रीन के एक साइड ऊपर की ओर लाइव लिखकर आ रहा था, जिससे विक्रम को यह तो समझ आ रहा था कि स्क्रीन पर जो कुछ भी चल रहा है सब कुछ लाइव है, लेकिन यह सब है क्या। वह आगे देखना चाहता था कि आखिर इस वीडियो में क्या है। तभी एक आदमी एक अर्धनग्न लड़की को घसीटता हुआ लेकर आता है और स्ट्रेचर पर लेटा देता है। लड़की के चेहरे पर काला कपड़ा ढका हुआ था। वहीं दूसरी ओर जो आदमी उस लड़की को घसीटा हुआ लेकर आया था, उसके चेहरे पर भी एक काला मास्क था। लड़की बेहोशी की हालत में थी। उस लड़की को देखकर विक्रम को ऐसा एहसास होता है जैसे उसने इस लड़की को कहीं देखा है। शरीर की बनावट काफी हद तक जानी पहचानी थी। तभी स्क्रीन पर एक मैसेज पॉप होता है, स्टे ट्यून्ड। फिर बराबर में चल रही चैट में लोग अलग अलग तरह की डिमांड करने लगते हैं। डिमांड से मेरा मतलब लोग उस नकाबपोश व्यक्ति को कुछ ऐसी हरकतें करने के लिए कहते हैं जो कि असामान्य थी। जैसे कि एक व्यक्ति उस लड़के को मैसेज करता है और कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम इस लड़की की एक उंगली काट दो, मैं इस चीज के लिए तुम्हें अच्छी खासी कीमत दूंगा। यह मैसेज तुरंत हाईलाइट होने लगता है। वह इसलिए हाईलाइट होता है ताकि लोगों को पता चल सके कि आखिर उंगली काटने की डिमांड किसकी है। वह व्यक्ति जिसने नकाब पहन रखा था, उसके हाथ में एक बड़ा चाकू था। वह बिना देरी किए उस लड़की की एक उंगली काट देता है, जिससे वह लड़की चीख पड़ती है और बेहोशी से टूटने लगती है। लेकिन जैसे ही विक्रम उस चीख को सुनता है, उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। उसका हाथ माउस पर था जो अब कंप कपाने लगा था। विक्रम ये सब देख नहीं पाता। विक्रम जल्दी से उस स्क्रीन को ऑफ करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका माउस काम ही नहीं करता। वह पावर ऑफ करने की कोशिश करता है, लेकिन सब कोशिश नाकाम थी। ऐसा लग रहा था जैसे स्क्रीन हैक हो चुकी है। विक्रम चाहकर भी अपनी मर्जी से अपने लैपटॉप पर कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी एक मैसेज दोबारा पॉपअप होता है, डोंट गो बैक अदरवाइज यू विल डाई। यह मैसेज पॉप होते ही चैट बॉक्स में सभी लोग विक्रम को मैसेज करने लगे। वह उसका नाम लेकर उसे रुकने के लिए कह रहे थे। विक्रम ना चाहते हुए भी मजबूर होकर स्क्रीन को देख रहा था। तभी चैट स्क्रीन पर एक मैसेज दोबारा हाईलाइट होता है। मैसेज में लिखा था, मैं चाहता हूं कि तुम इस लड़की के दोनों गालों पर चाकू से क्रॉस का साइन बनाओ। ये वाहियात मैसेज देखकर चैट के सभी लोग हंसने वाले स्टिकर भेजने लगे। वहीं दूसरी ओर विक्रम के दिल में धक धक होने लगी। उस लड़की का शरीर बिल्कुल जाना पहचाना लग रहा था। विक्रम उस लड़की का चेहरा देखना चाहता था। बस तभी वो नकाबपोश व्यक्ति उस लड़की के चेहरे से काला कपड़ा हटाता है और विक्रम की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि हिमांशी थी। हिमांशी को देखकर विक्रम जोर से चिल्लाता है। वह अपनी कुर्सी से खड़ा हो चुका था। उसके पैर उसके काबू में नहीं थे। वह लड़खड़ाने लगा था।
विक्रम देखता है कि वह व्यक्ति तेज धार चाकू से हिमांशी के गाल पर कट का निशान बन रहा है, जिससे हिमांशु को दर्द हो रहा है और वह चिल्ला रही है। विक्रम जोर से चिल्ला रहा था, रुको, ऐसा मत करो, उसे छोड़ दो, प्लीज उसे छोड़ दो। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए थे। वह हिमांशी का ऐसा हाल नहीं देख सकता था। तभी स्क्रीन से आवाज आती है, माफ करो दोस्त, अब कुछ नहीं हो सकता। यह लड़की तुम्हें हमसे दूर करना चाहती थी, लेकिन अब यह तुमसे ही दूर हो जाएगी। इतना कहकर वह नकाबपोश व्यक्ति हंसने लगता है और हिमांशी के दूसरे गाल पर भी चाकू से क्रॉस का साइन बना देता है। कुछ ही सेकंड्स में हिमांशी का पूरा चेहरा खून से भीग जाता है। विक्रम हिमांशी का यह हाल देखकर रो रहा था। विक्रम को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह हिमांशी है। उसे लग रहा था कि नहीं, ये हिमांशी नहीं हो सकती। वह अपना शक दूर करने के लिए अपना फोन उठाता है और हिमांशी को कॉल लगाता है, लेकिन तभी एक बार फिर उसके नंबर पर मैसेज आता है, यू आर लेट। साथ में कुछ हंसी के स्टिकर भी थे। धीरे धीरे विक्रम का फोन गर्म होने लगता है और तुरंत ब्लास्ट हो जाता है। विक्रम के लिए यह एक बेहद डरावनी घटना थी। वह ना चाहते हुए भी बार बार लैपटॉप की तरफ देख रहा था, जिस पर लगातार लोग चैट में बातें कर रहे थे, अपनी अपने डिमांड बता रहे थे। तभी विक्रम के कानों में हिमांशी के बुरी तरह चीखने की आवाज आती है। वह जैसे ही स्क्रीन पर देखता है तो हिमांशी के गले पर चाकू चल चुका था और खून की एक तेज धार उसके गले से बह रही थी। उसका पूरा जिस्म खून से भीगने लगा था। हिमांशी किसी मछली की तरह छटपटा रही थी। विक्रम को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह गुस्से में अपने लैपटॉप को उठाकर फेंक देता है और अपने कमरे से बाहर भाग जाता है। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह सब क्या हो रहा है। वह जल्दी से हिमांशी के अनाथ आश्रम जाता है और वहां जाकर पता करता है कि हिमांशी कहाँ है। तब पता चलता है कि हिमांशी तो कल शाम से ही अनाथ आश्रम नहीं आई है। आश्रम के मैनेजर कुछ देर पहले ही पुलिस स्टेशन गए हैं। अब विक्रम इस बात को झुठला नहीं सकता था कि उसने जो कुछ देखा था वह कोई मजाक या झूठ नहीं है। वीडियो में हिमांशी ही थी, उसके साथ क्रूरता की जा रही थी। विक्रम हिमांशी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वह भी पुलिस स्टेशन की तरफ जाता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वह पुलिस को क्या बताएगा। आखिर उसने हिमांशी की वीडियो कहां से देखी? जब वह यह बात पुलिस को बताए कि उसने डार्क वेब पर जाकर एक वेबसाइट पर हिमांशी की वीडियो देखी, तो कहीं पुलिस वाले उस पर तरह तरह के शक न करने लगे। हालांकि डार्क वेब इस्तेमाल करना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन इस तरह से रेड रूम जैसी इलीगल साइट पर जाना बहुत बड़ा जुर्म है। विक्रम डरने लगा था कि कहीं पुलिस को उसकी काली करतूतों का पता न चल जाए कि वह किस तरह से ड्रग्स की लेन देन करता है। विक्रम के मन में ढेर सारे सवाल जन्म लेने लगते हैं, जिस वजह से वह अपने कदम पीछे कर लेता है और वापस अपने घर चला जाता है। विक्रम काफी थका हुआ महसूस कर रहा था। उसके दिमाग में केवल हिमांशी ही छाई हुई थी। वह घर जाकर सीधे नहाने चला जाता है। वह आंखें बंद करके शावर के नीचे नहा रहा था और केवल हिमांशी को याद कर रहा था। विक्रम की आंखें बंद थीं। तभी उसे एहसास होता है जैसे उसके सीने पर किसी ने हाथ रखा। यह स्पर्श बिल्कुल ऐसा था जैसे हिमांशी विक्रम के सीने पर हाथ रखती थी। विक्रम हिमांशी के उस स्पर्श को अच्छी तरह पहचानता था। उस स्पर्श को पाकर विक्रम झट से अपनी आंखें खोलता है तो उसे कोई नजर नहीं आता, बल्कि शावर से गिरता पानी भी रुक जाता है। विक्रम सोचने लगता है शायद ये उसका वहम था कि तभी अचानक शावर से बरसता पानी खून में बदल जाता है। अपने शरीर पर खून की बूंदें टपकती देख विक्रम जोर से चिल्लाता है और बाथरूम से बाहर भागता है। वह जोर जोर से हाँफ रहा था। वह अलमारी से दूसरा तौलिया निकालकर अपने शरीर को पूछने लगता है। तभी अलमारी से एक फोन के रिंग बजने की आवाज आती है। रिंग को सुनकर विक्रम के कान खड़े हो जाते हैं और वह अलमारी में कपड़े इधर उधर करके देखने लगता है। तब उसकी नजर एक मोबाइल फोन पर पड़ती है। विक्रम जल्दी से वह फोन उठा लेता है और देखता है कि किसका फोन आ रहा है। तब मोबाइल स्क्रीन पर एक बार फिर वही अननोन नंबर दिखाई दे रहा था जो पिछले एक दिन से विक्रम को परेशान कर रहा था।
उस नंबर को देखकर विक्रम के हाथ कंपकपाने लगता है। विक्रम के डर की दूसरी वजह यह थी कि यह फोन उसके घर में क्या कर रहा है, क्योंकि यह फोन उसका था ही नहीं। आखिर यह फोन यहां कैसे आया? उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर कौन घुसा? उसके अंकल तो यहां रहते ही नहीं है, तो आखिर उसके पीछे कौन आया जिसने फोन यहां रख दिया? विक्रम उस नंबर को देखकर इतना घबरा चुका था कि वह तुरंत उस फोन को फेंक देता है। वह जल्दी से अपने कपड़े पहनता है और बाहर चला जाता है। उसका दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह सब क्या हो रहा है। वह सीधे वाइन शॉप जाता है और वहां जाकर बहुत सारी शराब पीता है। जब तक उसका दिमाग हिमांशी की बात को भुलाने पर मजबूर नहीं कर देता, वह तब तक पीता रहता है। जब उसके दिमाग पर नशा छाने लगता है, वह चीजें भूलने लगता है, तब जाकर उसके हाथ से किसी तरह गिलास छूटता है। लेकिन वह उस वाइन शॉप की कुर्सी मेज पर ही बेहोश हो जाता है। तभी विक्रम के एक दोस्त राहुल की नजर नशे की हालत में पड़े विक्रम पर पड़ती है। राहुल यह तो जानता था कि विक्रम नशे का आदी है, लेकिन इस तरह एक दुकान में नशा करके पड़े रहना उसे भी थोड़ा अजीब लगता है। राहुल विक्रम को वहां अकेले नहीं छोड़ सकता था। वह विक्रम की हालत को देख रहा था कि विक्रम अपने आप घर जाने लायक नहीं है, इसलिए मदद करने के लिए वह विक्रम को उसके घर छोड़ देता है और खुद अपने घर चला जाता है। विक्रम जिस चीज से भाग रहा था वह वापस उसी जगह पहुंच जाता है, उसके अंकल का घर। जब तक विक्रम को शराब का नशा रहता है, वह बेफिक्र होकर अपने बिस्तर पर पड़ा रहता है। फिर धीरे धीरे विक्रम का नशा उतरने लगता है और एक बार फिर उसके कानों में मोबाइल की रिंगटोन की आवाज आने लगती है। वह घबराकर उठता है तो उसके सामने जमीन पर मोबाइल अभी भी बज रहा था। विक्रम अब फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। वह उस मोबाइल को उठाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसके कानों में किसी की सिसकारी की आवाज आने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा है। यह आवाज उसके कमरे के बाहर से आ रही थी, जो कि एक छोटा सा बरामदा था। विक्रम के कदम अब बाहर की तरफ चल पड़े थे और जैसे ही वह बरामदे में दाएं ओर देखता है तो उसे दीवार के एक कोने में सिकुड़ी हुई एक लड़की दिखाई देती है। ये लड़की ठीक उसी हुलिये में थी जिस हुलिये में विक्रम ने हिमांशी को लैपटॉप की स्क्रीन पर देखा था, उस डार्क वेब की एक साइट पर देखा था। उसे देखकर विक्रम एकदम सहम जाता है। उसकी जैसे सांस ही रुक जाती है। उस लड़की के चेहरे पर अभी भी एक काला कपड़ा ढका हुआ था। विक्रम घबराते हुए उस लड़की की तरफ जाता है और धीरे से कहता है, हिमांशी। विक्रम के इतना कहते ही वो लड़की अपने चेहरे का काला कपड़ा हटाकर फेंक देती है और उसका भयानक रूप विक्रम के सामने आ जाता है। यह हिमांशी ही थी जिसका चेहरा बुरी तरह सड़ रहा था। उसके चेहरे पर खाल नहीं थी, केवल अंदर का मांस दिखाई दे रहा था, जो देखने में बहुत ही घिनौना लग रहा था। विक्रम उसे देखकर चिल्लाने लगता है। उसके चिल्लाने की आवाज आस पड़ोस में भी जा रही थी। हिमांशी गुस्से से खड़ी होती है और विक्रम से कहती है, तेरी वजह से मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। विक्रम घबराकर अपने कमरे में वापस चला जाता है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। तभी विक्रम के घर 3-4 लोग आ जाते हैं। वह विक्रम को आवाज लगाने लगते हैं, लेकिन विक्रम इतना घबरा गया था कि वह दरवाजा नहीं खोलता है। 3-4 लोगों में से 2 लोग विक्रम के कमरे तक भी आते हैं और उसका दरवाजा पीटते हैं। विक्रम काफी देर में समझ पाता है कि बाहर उसके पड़ोस के लोग हैं। तब जाकर वह दरवाजा खोलता है तो वे 2 लोग विक्रम से पूछते हैं, क्या हुआ, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? तब विक्रम घबराकर अपने चारों तरफ देखता है। वह हकलाते हुए कहता है, कुछ नहीं। इतने में ही जमीन पर पड़े फोन पर दोबारा रिंग बजने लगती है, जो तुरंत विक्रम और अन्य 2 व्यक्तियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। विक्रम लगातार उस फोन को घूरे जा रहा था, लेकिन उठा नहीं रहा था। तब वहां खड़ा एक व्यक्ति फोन उठा लेता है। तभी विक्रम फोन पर आ रहे नंबर को देखता है। ये नंबर वही था जो काफी देर से विक्रम को परेशान कर रहा था। विक्रम उस व्यक्ति से फोन छीन लेता है और कहता है, आप जाइए आप लोग, मैं ठीक हूं। तब दूसरे व्यक्ति की नजर पास में रखी टेबल पर पड़ती है, जहां कुछ शराब की बोतलें रखी थी।
जिसे देखकर वह समझ जाता है कि ये आदमी नशेड़ी है, इससे बात करना बेकार है। वह आदमी दूसरे आदमी को इशारा करके बाहर ले जाता है। विक्रम भी अपने घर का दरवाजा बंद कर लेता है। विक्रम अपने फोन पर आ रहे उस नंबर से बुरी तरह घबरा चुका था, क्योंकि उस नंबर के जरिए ही उसने हिमांशी का वह क्रूर वीडियो देखा था। वह चाहकर भी उस नंबर से कॉल रिसीव नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे डर था कि पता नहीं अब आगे उसे क्या देखने को मिले। जब वह काफी बार कॉल रिसीव नहीं करता है, तब उस नंबर से एक मैसेज और आता है। उसमें लिखा था, जल्दी कॉल रिसीव करो, अगला पार्सल डिलीवर करना है, इसके लिए तुम्हें 3 लाख रुपए दिए जाएंगे, ये बहुत जरूरी है। ये देखते ही विक्रम के दिमाग में तेजी से हलचल शुरू हो जाती है। वह सोचने लगता है, ये कौन सा पार्सल डिलीवर करने की बात कर रहे हैं? क्या यह ड्रग्स की बात कर रहे हैं? और अगर ऐसा है तो क्या यह वही लोग हैं जिन्होंने हिमांशी का इतना बुरा हाल किया? अब परेशानी ये थी कि विक्रम उस नंबर पर कोई रिप्लाई नहीं कर पा रहा था, इसलिए वह सोचता है कि इस बार जब कॉल आएगी तो वह कॉल रिसीव करके बात करेगा। होता भी कुछ ऐसा ही है। लगभग आधे घंटे बाद दोबारा उसी नंबर से फोन आता है। विक्रम घबराते हुए उस कॉल को उठा लेता है। वह कहता है, हेलो, कौन? उधर से एक सख्त आवाज आती है, हेलो विक्रम, तुम इस बार काम बहुत देरी से कर रहे हो। अगर तुम यही करते रहे तो हिमांशी की तरह तुम्हारा भी हम यही हाल करेंगे। विक्रम कहता है, कौन हो तुम? वह व्यक्ति कहता है, तुम मेरी छोड़ो, अपनी परवाह करो। 5 किलो माल लेकर चीनी मिल के पीछे पहुंच जाओ। वहां रोशन नाम का व्यक्ति तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। तुम्हें पता तो है ही माल कहां से उठाना है, और याद रखना, हर बार की तरह इस बार भी किसी को तुम्हारे काम की भनक न लगे, वरना तुमने हिमांशी का हाल तो देख लिया है। इतना कहकर फोन कट जाता है। विक्रम हेलो हेलो करता रह जाता है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। विक्रम के दिमाग में एक साथ ढेर सारी बातें आने लगती हैं। वह समझ जाता है कि हिमांशी का वो बुरा हाल करने वाले वही लोग हैं जो उससे इल्लीगल काम करवाते हैं। विक्रम अब समझ जाता है कि वह बुरी तरह फंस चुका है। उसे हिमांशी की बातें याद आने लगती हैं कि वह किस तरह विक्रम को समझाया करती थी कि इन सब चीजों से दूर रहे, लेकिन उसकी वजह से हिमांशी को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। लेकिन वो ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हिमांशी के साथ ऐसा क्यों हुआ। विक्रम यह सब बातें सोच रहा था, तभी उसके नंबर पर एक मैसेज और आता है। उस मैसेज में एक लोकेशन दी हुई थी और साथ यह भी लिखा हुआ था, हरी अप। विक्रम इतना घबराया हुआ था कि अब यह काम नहीं करना चाहता था। वह उस फोन को स्विच ऑफ कर देता है, लेकिन फोन 2 सेकंड बाद अपने आप ही ऑन हो जाता है। विक्रम नहीं जानता था कि आखिर इस फोन के साथ क्या हो रहा है। वह कम से कम 3-4 बार फोन को स्विच ऑफ करता है, लेकिन हर बार फोन अपने आप ही ऑन हो जाता था। ऐसा लग रहा था कि वह फोन हैक किया हुआ है, जो विक्रम की नहीं किसी हैकर की मर्जी से चल रहा है। विक्रम इतना परेशान हो चुका था कि अब वह इन सब चीजों से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन आखिर वह कैसे निकलता, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह अपनी पासबुक चेक करता है तो उसमें भी थोड़े ही पैसे थे। वह सोचता है, यह आखिरी डील करके मैं पैसे लेकर यहां से बहुत दूर चला जाऊंगा, इसीलिए वह एक लास्ट पार्सल डिलीवर करने का फैसला लेता है। विक्रम तुरंत अपनी कार निकालकर उसी चीनी मिल के पास जाने लगता है जहां से वह अक्सर ड्रग्स के पार्सल डिलीवर किया करता था। विक्रम कार तो चला रहा था, लेकिन उसके दिमाग में हिमांशी का चेहरा ही घूम रहा था। तभी उसकी कार अचानक बंद हो जाती है। आसपास का इलाका सुनसान था। विक्रम दोबारा कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। वह कार से नीचे उतर के चेक करने लगता है कि आखिर कार में क्या दिक्कत हुई है। वह कार का बोनट खोलता है। कार में कोई दिक्कत नहीं थी। वह गुस्से से कार के बोनट को पटक देता है और जैसे ही सामने देखता है, ड्राइविंग सीट पर हिमांशी भयानक रूप लिए बैठी थी। विक्रम उसे देखते ही पीछे की तरफ गिर जाता है। वह बैठे बैठे ही पीछे की ओर खिसकने लगता है और कार अपने आप धीरे धीरे चलने लगती है। विक्रम घबराते हुए कहता है, नहीं हिमांशी, रुक जाओ, रुको हिमांशी।
लेकिन हिमांशी अपना भयानक चेहरा लिए अपनी एक लंबी सी मुस्कान देकर कार को आगे बढ़ा रही थी। तभी उस रास्ते से एक बाइक वाला गुजरा तो कार अपने आप ही रुक गई। विक्रम ने इसी बात का फायदा उठाया और जल्दी से उस बाइक वाले को आवाज लगाने लगा, रुको भैया, रुको, मेरी मदद करो। उस बाइक वाले तक भी विक्रम की आवाज आ गई थी। उसने तुरंत अपनी बाइक रोकी। जैसे ही विक्रम उस बाइक वाले तक जाने के लिए उठा, वैसे ही उसका फोन फिर बजने लगा। विक्रम को ध्यान आया कि इस समय उसे पार्सल तक जाना ज्यादा जरूरी है। विक्रम की नजर कार के अंदर गई तो अब कार में कोई नहीं था। विक्रम की जान में जान आ गई और उसका फोन लगातार बजता रहा। विक्रम ने ज्यादा टाइम खराब न करते हुए चीनी मिल के पास जाने का फैसला किया और कार में बैठ गया। एक बार फिर वह नॉर्मल तरीके से कार चल रहा था। अब वह अपने दिमाग को हिमांशी से अलग करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। कुछ दूर आगे जाने के बाद अचानक उसकी कार डिसबैलेंस हो गई और एक पेड़ से जा टकराई, जिसकी वजह से विक्रम को भी चोट लगी। विक्रम अपने आप को संभालते हुए जैसे ही कार से बाहर निकलता है, एक बार फिर उसके सामने हिमांशी आती है और उसका गला पकड़ लेती है। विक्रम अपने आप को छुड़ाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन हिमांशी की पकड़ बहुत मजबूत थी। हिमांशी गुस्से में कह रही थी, तेरी वजह से मेरा यह हाल हुआ है। अगर तू उस दिन मुझे छोड़कर नहीं जाता तो वो लोग मुझे उठाकर नहीं ले जाते। तेरे ड्रग्स के बेचने की आदत की वजह से ही आज मैं इस हाल में हूं और तड़प रही हूं। विक्रम काफी कोशिश कर रहा था कि हिमांशी से खुद को छुड़ा ले। फिर एक पल ऐसा आता भी है जब हिमांशी की पकड़ थोड़ी कमजोर हो जाती है। तब विक्रम दूर हटते हुए कहता है, हिमांशी, मेरी बात सुनो, मेरी गलती नहीं है। मैं मानता हूं कि मुझे तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मैं खुद भी बहुत परेशान हूं। तुम मेरी बात को समझो। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हुआ? मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग में सब कुछ देखा था। मैं खुद उस सदमे से बाहर नहीं आ पा रहा। मुझे उस दिन के लिए माफ कर दो। हिमांशी गुस्से में कहती है, अब माफी मांगने से क्या होगा? क्या तुम मुझे मेरा चेहरा वापस कर सकते हो? देखो, उसने मेरे चेहरे का क्या हाल किया। उसने मेरा गला काटने के बाद मेरे चेहरे को तेजाब से नहलाया था। विक्रम जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। वह चिल्ला रहा था और रो रहा था। कार में उसका फोन लगातार बज रहा था। विक्रम गुस्से में कहता है, देखो हिमांशी, वो फोन बज रहा है। वो फोन मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। ये वही ड्रग्स डीलर है जो मुझसे अभी भी गलत काम करवा रहे हैं। मुझे धमकी मिल रही है कि अगर मैंने उनका काम नहीं किया तो वो मुझे भी तुम्हारी तरह मार देंगे। इसलिए तुम मेरी बात को समझो। मैं गलत नहीं हूं। मैं खुद फंस चुका हूं। मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं मानी। इसकी सजा मैं आज भुगत रहा हूं। मैं खुद इन सब चीजों से निकलना चाहता हूं। ये मेरी आखिरी डील होगी। पैसे लेकर मैं यहां से काफी दूर चला जाऊंगा। विक्रम रो रहा था और अपने मन की बात कह रहा था। उसी समय वहां पर पेट्रोलिंग करते पुलिस वाले आ जाते हैं। जब वे इस तरह एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और एक जख्मी आदमी को देखते हैं तो अपनी कार विक्रम की तरफ लाते हैं। हिमांशी की आत्मा यह देखकर अचानक गायब हो जाती है और विक्रम उसे चारों तरफ देखता रह जाता है। कार से एक व्यक्ति बाहर निकलता है और विक्रम से पूछता है, अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें तो चोट लगी है। वह पुलिस वाला अपने साथी से कहता है, अरे अमन, चलो इसे हॉस्पिटल लेकर चलो, इसको काफी चोट आई है। वे दोनों पुलिस वाले विक्रम को जल्दी से कार में बैठाते हैं और अस्पताल ले जाते हैं। वहां उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। जब विक्रम की हालत थोड़ी ठीक होती है तब एक पुलिस वाला विक्रम से पूछता है, आप रात सुनसान रोड पर क्या कर रहे थे? विक्रम सोच में पड़ जाता है कि क्या जवाब दे। वह चुप रहता है। पुलिस वाला फिर सवाल करता है, आपसे ही पूछ रहे हैं, बताइए इतनी रात उस इलाके में क्या कर रहे थे? फिर वह पुलिस वाला उसका फोन विक्रम के आगे करके पूछता है, क्या ये फोन आपका है? विक्रम फोन को गौर से देखता है और हाँ में सिर हिला देता है। पुलिस वाले विक्रम से उसका नाम और पता पूछते हैं। फिर आगे कहते हैं, यह आपका फोन थोड़ा अजीब नहीं है? विक्रम चौंक कर कहता है, अजीब मतलब? पुलिस वाला कहता है,
अजीब, मतलब जब हमें आप घायल अवस्था में मिले थे तो हमें आपका ये फोन भी मिला था। हमने सोचा आपके किसी जानकार के नंबर पर फोन कर दे, लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ना कोई कांटेक्ट, ना कॉल लॉग्स, ना कोई मैसेज, ना फोटो, कुछ भी नहीं, बिल्कुल ब्लैंक है। क्या आप एक क्रिमिनल हो जो हर समय सबूतों को साफ रखते हो? यह सुनते ही विक्रम सकपका जाता है। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है और पुलिस वाले इन सब हाव भाव को नोट करने में काफी माहिर होते हैं। विक्रम के माथे पर पसीना उभरने लगता है तो दूसरा पुलिस वाला कहता है, अरे घबरा क्यों रहे हो? ये फोन तुम्हारा है तो जवाब तो तुम ही दोगे ना। ये खाली क्यों है? नया फोन लिया है क्या? विक्रम घबराहट में कह देता है, हाँ नया है। तो पुलिस वाले पूछते हैं, कहां से, कौन से स्टोर से लिया है? विक्रम एक बार फिर चुप्पी साध लेता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वह अपने गुनाहों को कब तक छुपाएगा। विक्रम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसका चेहरा बिल्कुल मासूमियत में इतना बदल जाता है, फिर वह फूट फूट कर रोने लगता है। पुलिस वाले भी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस लड़के को क्या हुआ। विक्रम अपने आंसू पोंछता है और कहता है, सर प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ हूं। विक्रम जैसे ही यह बात कहता है वैसे ही उसका फोन अपने आप ब्लिंक करने लगता है। तब विक्रम को ध्यान आता है कि उसे इस फोन के आसपास रहकर कोई भी ऐसी बात नहीं करनी है कि ड्रग्स डीलर को कुछ भी पता चले, क्योंकि जहां तक उसका अंदाजा था कि यह फोन एक हैक किया हुआ फोन है और विक्रम के बारे में सारी जानकारी भी दे रहा है। इस वजह से विक्रम उस समय शांत हो जाता है। पुलिस वाले उससे पूछते हैं, क्या हुआ, क्या मदद चाहिए, कैसे फंसे हुए हो? लेकिन विक्रम कुछ नहीं कहता। वह जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागता है। एक पुलिस वाला अमन भी उसके पीछे भागता है। तभी विक्रम धीरे से कहता है, उस फोन को मुझसे दूर कीजिए, मैं तभी आपको कुछ बता पाऊंगा। यह सुनते ही अमन का माथा ठनक जाता है। उसने विक्रम के चेहरे को गौर से देखा। उसे विक्रम की बातों में सच्चाई लगी, इसीलिए वह विक्रम को अकेले में ले गया। इतने में ही दूसरा पुलिस वाला भी विक्रम के पास आया और गुस्से से बोला, ए लड़के, भाग क्यों रहा था? उसके ऐसा कहने पर अमन उसे इशारे से शांत रहने को कहता है और विक्रम से कहता है, आओ तुम मेरे साथ आओ। इतना कहकर वह विक्रम को बाहर ले जाता है और उससे उसकी मुश्किल के बारे में पूछता है, जिस पर विक्रम अब तक हुई सारी घटनाओं को सिलसिलेवार तरीके से बता देता है। अब पुलिस वाले भी तुरंत एक्टिव हो जाते हैं और विक्रम को पास के थाने में ले जाते हैं। वहां जाकर अमन मुख्य पुलिस अधिकारी से विक्रम के बारे में सारी बातचीत करता है। पुलिस अधिकारी विक्रम और अमन की सारी बातें सुनकर कहता है, ओह, तो साइबर क्राइम का मामला है। तुम एक काम करो, कुछ देर यहीं इंतजार करो, मैं अखिलेश जी को फोन करके यहां बुलाता हूं। इस मामले में वही कुछ करेंगे। विक्रम सहमा सा पुलिस स्टेशन में ही बैठा रहता है। लगभग 2 घंटे बाद एक साइबर ऑफिसर वहां आता है और विक्रम से सारी कहानी एक बार फिर से जानने की कोशिश करता है। विक्रम अपने साथ हुए हादसे को पूरी तरह बता देता है और रोने लगता है। अखिलेश कहता है, जिस डार्क वेब की बात तुम कर रहे हो, इसको ट्रेस करने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और काफी मुश्किल है कि यह ट्रेस हो सके। विक्रम कहता है, सर यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मेरी हिमांशी की आत्मा परेशान है। उन लोगों ने उसके साथ बहुत बुरा किया है, आप उन लोगों को छोड़ना मत। अखिलेश कहता है, छोड़ूंगा तो तब जब वे पकड़ में आएंगे। विक्रम के चेहरे पर शिकन जाहिर होने लगती है। अखिलेश पूछता है, तुमने बताया कि बार बार तुम्हें फोन किया जा रहा था, इस समय वो फोन कहां पर है? एक बार उस व्यक्ति से कॉल पर बात करो, हम उस कॉल को रिकॉर्ड करेंगे और आगे की कार्यवाही करेंगे। विक्रम कहता है, जी सर, फोन तो मेरे पास नहीं है, वह तो अमन सर के पास है। अखिलेश एक हेड कांस्टेबल के जरिए अमन से वह फोन मंगा लेता है। विक्रम ने यह बात पहले ही अखिलेश को बता दी थी कि उसे ऐसा लगता है कि शायद वह फोन विक्रम की जासूसी कर रहा है। विक्रम क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, फोन सब कुछ सुन रहा है।
इसलिए अखिलेश फोन को हाथ में लेकर उसे ठीक से देखने लगता है। वह अपनी जुबान से एक शब्द भी नहीं कहता। अखिलेश पूरा फोन चेक करता है, लेकिन उसे फोन में कुछ भी नहीं दिखता। सब कुछ ब्लैंक था। अखिलेश चुपचाप उस फोन को अमन को दे देता है और उसे वापस जाने के लिए कहता है। विक्रम पूछता है, क्या हुआ सर, आपको कुछ समझ आया? अखिलेश कहता है, फोन की हालत देखकर तो यही लगता है कि शायद फोन हैक है, लेकिन इसका भी हल निकल जाएगा। मैं इसे लैब भिजवा देता हूं। इस फोन को खोलकर देखते हैं, हो सकता है इसके अंदर कुछ और मिल जाए, लेकिन मुझे अगली कॉल का इंतजार है। कुछ देर विक्रम से बात करने के बाद अखिलेश अमन को अकेले में बुलाकर उससे पूछता है, क्या इस नंबर पर दोबारा कॉल आई? अमन कहता है, नहीं सर, अभी तक कोई कॉल नहीं आई। मुझे तो लगता है ये लड़का ही झूठ बोल रहा है, हमारा समय खराब कर रहा है। विक्रम घबराते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच कह रहा हूं। अखिलेश कुछ देर काफी गहराई से सोचता है, फिर वह अमन को अकेले में ले जाता है और कहता है, एक काम करो, ये फोन विक्रम को दो और विक्रम को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, और हां, उसे ऐसी जगह पर छोड़ देना जो पुलिस स्टेशन से थोड़ी दूरी पर है। विक्रम पूरी तरह से फ्री होना चाहिए। मैं बाकी बातें विक्रम को समझा देता हूं। अखिलेश विक्रम से कहता है, विक्रम, मुझे तुम्हारा शक 90% सच लग रहा है, क्योंकि तुम बता रहे थे कि कोई उस फोन पर लगातार कॉल किए जा रहा है, लेकिन जब से वो फोन तुमसे दूर हुआ है तब से उस पर कोई कॉल नहीं आई। शायद वो फोन तुम्हारी मौजूदगी में ही बजता है। अब मैं सोच रहा हूं कि उस फोन को लैब न भेजकर पहले एक बार उस व्यक्ति की आवाज और बात सुन लूं, फिर आगे कुछ करूं, क्योंकि हो सकता है हमारे फोन टेस्ट करने से वो मुजरिम अलर्ट हो जाए, फिर शायद उस तक पहुंचना मुश्किल हो जाए। यह सुनते ही विक्रम के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह घबराते हुए कहता है, सर, लेकिन अब मुझे उससे बात करने में डर लगता है, क्योंकि उसने कहा है कि अगर मैंने उसका काम नहीं किया तो वह मेरा भी वही हाल करेगा जो हिमांशी का किया था। प्लीज सर, मुझे अब उससे बात नहीं करनी, आप मुझे बचा लीजिए। अखिलेश कहता है, विक्रम घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जब तुमने हिम्मत करके यह बात हमें बताई है तो हम तुम्हें पूरा सपोर्ट करेंगे, लेकिन उस व्यक्ति तक पहुंचने के लिए हमें भी तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है। मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अगर हम मुजरिम तक पहुंच जाते हैं तो शायद हम कोई बहुत बड़ा गैर कानूनी काम पकड़ सकते हैं। अक्सर इन इलीगल वेबसाइट के जरिए ही लोग ऐसे ऐसे धंधों का अंजाम दे रहे हैं जो इंसानियत के खिलाफ हैं। कई बार तो पुलिस और सरकार के नाक के नीचे से ये सारे काम होते हैं और हमें पता ही नहीं चलते। साइबर साइट एक बहुत खतरनाक साइट है, एक बहुत बड़ा जाल है, एक ऐसा जाल जिसमें सब फंस तो जाते हैं और कोई पकड़ा भी नहीं जाता। लेकिन अगर तुम हमारी मदद करो तो हम अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं, और तुम इस बात से बेफिक्र रहो कि तुम्हें कल किसी तरह की परेशानी आएगी। मैं जानता हूं तुमने भी गलत काम किए हैं, लेकिन अगर तुम हमारी मदद करते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं खुद तुम्हारी सिफारिश सरकार से करूंगा और तुम्हें एक ऐसा सरकारी वकील दिलवाऊंगा जो तुम्हारे केस को पूरी तरह से क्लीन चिट दे देगा। विक्रम शांत रहता है। वह अखिलेश की बातों पर यकीन करता है और उस फोन को अपने पास रखने के लिए हामी भर देता है। एक बार फिर वह अनोखा फोन विक्रम के हाथों में था। अखिलेश ने विक्रम को पहले ही सारी बातें समझा दी थीं और उसे पुलिस स्टेशन से दूर वापस उसके घर भेज दिया था। इन सब में विक्रम अकेला नहीं था। विक्रम के घर के चारों तरफ पुलिस के कुछ ऑफिसर्स उस पर नजर बनाए हुए थे, क्योंकि विक्रम को पल पल यह डर लग रहा था कि फोन के जरिए कोई न केवल उस पर नजर रखे हुए हैं, बल्कि फिजिकल तौर पर भी उसके आसपास कोई तो है जो उसे देख रहा है। और इसी जांच पड़ताल के लिए पुलिस के कुछ लोग उस घर के आसपास मौजूद थे। साथ ही अखिलेश ने एक टेप रिकॉर्डर भी विक्रम के घर रखवा दिया था और उससे कह दिया था कि जब भी फोन आए तो उस कॉल को रिकॉर्ड कर लेना। इधर अब विक्रम को भी अगली कॉल आने का इंतजार था। विक्रम हर दिन की तरह अपने घर के कामों में मसरूफ हो गया, लेकिन बार बार उसका ध्यान अपने फोन पर ही था। अब वह भी बेसब्री से कॉल आने का इंतजार करने लगा
और अंत में रात के 9 बजे करीब उसका फोन बज उठा। फोन की रिंग सुनते ही विक्रम पर दिल तेज धड़कने लगा। शायद इतना तो वह तब भी नहीं डरा था जब उसने हिमांशी का एक भयानक रूप देखा था। विक्रम ने हिम्मत करके कॉल रिसीव किया और घबराई हुई आवाज में कहा, हेलो। उधर से आवाज आई, हेलो, तुम कहां थे इतनी देर से और ये फोन किसके पास था? विक्रम कुछ देर के लिए शांत हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या जवाब दे। तब दूसरी तरफ से ही दोबारा आवाज आती है, बोलते क्यों नहीं, सच सच बताना, क्या तुमने हमारे बारे में किसी से कुछ बताया है? विक्रम कहता है, नहीं नहीं, मैं आपके बारे में किसी से क्या कहूंगा। मैं जब कल पार्सल लेने के लिए जा रहा था तब मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो मुझे वहां 2 लोगों ने उठा लिया था और अस्पताल में एडमिट कर दिया था। बस यही वजह थी जो फोन मेरे पास नहीं था, लेकिन अब मैं ठीक हूं। दूसरी तरफ से आवाज आती है, वेरी गुड, अब ठीक हो तो हमारा काम पूरा करो। तुम्हारी वजह से एक डीलर खाली हाथ वापस चला गया। विक्रम कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था यह सब कुछ हो जाएगा, मैं जल्दबाजी में जा रहा था। दूसरी तरफ से आवाज आती है, हाँ, ठीक है, आज रात 3 बजे उसी चीनी मिल के पास पहुंच जाना। और हाँ, तुम्हारे कल न जाने की वजह से मुझे काफी नुकसान हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें आधी रकम ही दे पाऊंगा। और याद रहे, ये बात कहीं लीक ना हो। उस फोन को हमेशा अपने साथ रखना, चाहे मर भी क्यों ना रहे हो। इतना कहकर फोन अपने आप कट जाता है। विक्रम जल्दी से खिड़की के पास जाता है और बाहर झांकता है। उसे एक व्यक्ति दिखता है जो एक पुलिस वाला ही था और सादी वर्दी में खड़े विक्रम की ओर ही देख रहा था। विक्रम भी इशारे से सिर हिलाता है। फिर वह पुलिस वाला तुरंत अखिलेश को फोन कर विक्रम के घर जाने को कहता है। अखिलेश भी विक्रम के मुख्य दरवाजे के पास ही खड़ा पहरा दे रहा था। वह वहां से गुजरते हर शख्स को शक की नजरों से देख रहा था, लेकिन जैसे ही उसके साथी का फोन आता है, वह तुरंत हरकत में आता है और सीधे विक्रम के घर जाता है। विक्रम तुरंत वह टेप रिकॉर्डर अखिलेश को दे देता है। अखिलेश उस आवाज को गौर से सुनता है। वह कहता है, ठीक है विक्रम, मैं इस वॉइस रिकॉर्डिंग को अपने साथ ले जाता हूं और चेक करता हूं क्या यह हमारे किसी क्रिमिनल से मिलती जुलती है या नहीं। तुम अपना ध्यान रखना, और हाँ, जिस समय उसने तुम्हें बुलाया है उसी समय चले जाना। मैं और मेरा साथी समय पर तुम्हारे पीछे आ जाएंगे। विक्रम भी हामी भर देता है। अखिलेश के जाने के बाद अन्य पुलिस ऑफिसर भी वहां से चले जाते हैं, लेकिन अखिलेश एक व्यक्ति को विक्रम के घर के आसपास रहने के लिए ही कहता है, क्योंकि उसे डर था कि विक्रम पर न केवल मोबाइल के जरिए नजर बनाई जा रही है, बल्कि फिजिकली तौर पर भी कोई उसे ट्रेस कर रहा है। ऐसे में विक्रम का अकेले रहना उसके लिए खतरे से खाली नहीं था। विक्रम अपने घर में पूरी तरह से अकेला था। उसे उसकी तन्हाई काट रही थी। इन सब के बीच उसे बार बार हिमांशी की याद भी आ रही थी। तभी उसके कानों में हिमांशी की आवाज आई, विक्रम। वह आवाज बहुत मधुर थी। विक्रम वह आवाज सुनते ही चारों तरफ देखने लगा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा कि शायद उसका वहम था, क्योंकि वह हिमांशी के बारे में सोच रहा है। विक्रम के सिर में काफी तेज दर्द हो रहा था, इसलिए वह किचन में कॉफी बनाने के लिए चला गया। वह गैस के पास खड़ा था और अपनी सोच में डूबा हुआ था। तभी किचन की अलमारी से एक एक सामान अपने आप नीचे गिरने लगा। विक्रम को यह काफी अजीब लगा। वह सामान उठाकर रखने लगा, लेकिन वह सामान दोबारा गिरता चला गया। विक्रम को एक बार फिर हिमांशी की मौजूदगी का एहसास होने लगा। उसे तेजी से पसीना आने लगा। तभी उसने देखा कि जिस गैस पर कॉफी रखी हुई थी, उस गैस की लौ काफी ऊंची जल रही है, जिस वजह से कॉफी का बर्तन भी पूरी तरह से जल चुका है। यह सब अचानक इतनी जल्दी कैसे हुआ, विक्रम को भी समझ नहीं आया, लेकिन उसने तुरंत गैस बंद कर दिया। कॉफी भी पूरी तरह से जल चुकी थी। उसमें से अजीब सी गंध आ रही थी। जैसे ही विक्रम ने उस बर्तन के अंदर झांक कर देखा, वह चिल्ला उठा, क्योंकि उसके अंदर खून ही खून था। जब विक्रम के साथ यह सब कुछ हो रहा था, तभी उसके कानों में आवाज आई कि जैसे उसके घर में कोई तेजी के साथ भाग रहा है। विक्रम भागकर तुरंत बाहर गया,
लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो दौड़ने की आवाज उसके कानों में झंझनाहट पैदा कर रही थी। विक्रम जोर से बोला, कौन है, कौन है मेरे घर में? एक पल को उसे अखिलेश की बात याद आने लगी, क्योंकि अखिलेश ने कहा था कि जरूर कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है। इसलिए उसे लगा शायद जो व्यक्ति उससे गलत काम करवाता है उसी का कोई साथी विक्रम के घर में घुस गया है। इसलिए विक्रम अपने घर की तलाशी लेने लगा। वह अपने कमरे में गया, तब उसे अपनी वार्डरोब का दरवाजा हिलता हुआ नजर आने लगा। विक्रम धीरे धीरे वार्डरोब की तरफ बढ़ा और झटके से दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही कई हिस्सों में बंटे हुए खून से सने हुए शरीर के कई टुकड़े उसके ऊपर गिर गए। विक्रम अपने आप को संभाल नहीं पाया और जमीन पर गिर गया। जैसे ही उसकी नजर कमरे की छत पर गई, तब उसे पूरी छत लाल खून से रंगी हुई नजर आई और छत से खून की बूंदें जमीन पर टप टप करके गिर रही थी। वह मंजर बहुत ही भयानक था, लेकिन विक्रम ने खुद को संभाला और कमरे से बाहर जाने लगा। उसका दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। वह चिल्लाने लगा, कोई दरवाजा खोलो, मेरी मदद करो, कोई है, प्लीज दरवाजा खोलो। लेकिन उसकी आवाज उसके कमरे के बाहर जा ही नहीं रही थी। तभी उसे चर्र 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 जैसी आवाज आने लगी। विक्रम ने धीरे धीरे पीछे पलटकर देखा तो उसकी कुर्सी पर हिमांशी बैठी हुई थी और कुर्सी धीरे धीरे विक्रम की ओर ही बढ़ रही थी। जैसे ही विक्रम ने कुर्सी को देखा, उसकी आंखें डर से चौड़ी होने लगीं। वह दरवाजे से चिपक गया और कुर्सी तेजी के साथ विक्रम के बिल्कुल करीब आ गई। हिमांशी भी अपना भयानक रूप लिए खड़ी हुई और विक्रम का गला दबाने लगी। विक्रम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरी हिमांशी उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। वह ये मान चुका था कि थोड़ी बहुत गलती उसकी थी। उसे उस रात इस तरह से हिमांशी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। विक्रम अपने आप को छुड़ाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन हिमांशी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। यह रात के लगभग 1 बजे का समय था। अखिलेश विक्रम के घर के नंबर पर फोन करता है और फोन लगातार बजता रहता है, लेकिन विक्रम फोन नहीं उठा पाता तो अखिलेश को कुछ गड़बड़ लगती है। वह विक्रम के घर के बाहर खड़े पुलिस वाले जय से अखिलेश के घर में जाने के लिए कहता है। जय भी तुरंत विक्रम के घर जाता है और बेल बजाता है। जब 3-4 बार बेल बजाने के बाद भी विक्रम दरवाजा नहीं खोलता तो जय दरवाजा तोड़ के अंदर चला जाता है। उसे घर के अंदर से अजीब तरह की दुर्गंध आ रही थी जो काफी असहनीय थी। जय विक्रम को आवाज लगाता हुआ घर के हर कोने में बढ़ रहा था और अंत में वह विक्रम के दरवाजे तक पहुंचा। इधर विक्रम की मौत का खेल लगातार चल रहा था। विक्रम बार बार हिमांशी से खुद को छुड़वा लेता, लेकिन हिमांशी उसे मारने के पीछे तुली हुई थी। जय के कई बार दरवाजा खटखटाने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुलता है तो वह विक्रम के बेडरूम का दरवाजा भी तोड़ देता है और अंदर का मंजर देखकर उसकी आंखें भी फटी की फटी रह जाती हैं। कुछ देर के लिए उसका दिमाग सुन्न हो जाता है, क्योंकि उसने ऐसा मंजर अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। कुछ देर के लिए उसे समझ ही नहीं आया कि उसके सामने यह सब क्या है। जगह जगह खून की छींटें पड़ी थी और छत से अभी भी खून टपक रहा था। कमरे का सामान इधर उधर फैला हुआ था। विक्रम दीवार से चिपका हुआ बैठा हुआ था। उसकी आंखों में खौफ नजर आ रहा था। विक्रम कमरे के आईने की ओर लगातार देखे जा रहा था। विक्रम के सिर से, हाथ पैरों से खून निकल रहा था। हालांकि चोट ज्यादा गहरी नहीं थी, लेकिन विक्रम काफी ज्यादा सहमा हुआ था। जैसे ही जय को यह एहसास हुआ कि विक्रम मुसीबत में है, वह भागता हुआ विक्रम के पास गया और उसे उठाया। जय ने घबराते हुए पूछा, विक्रम, ये तुम्हारे साथ क्या हुआ? ये सब किसने किया? जय कमरे की खिड़की की तरफ देखने लगा। खिड़की का दरवाजा भी बंद था। उसे समझ नहीं आया कि आखिर इस बंद कमरे में विक्रम का यह हाल किसने किया। विक्रम बोलना चाह रहा था, लेकिन डर की वजह से उसके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। जय ने विक्रम को सहारा देते हुए उससे जानने की कोशिश की कि आखिर उसके साथ ये सब किसने किया, लेकिन विक्रम बहकी बहकी सी बातें करने लगा। उसकी आंखों में डर अभी भी तैर रहा था। विक्रम की नजर घड़ी की सुई पर गई तो 1:30 बज रहे थे। वह घबराता हुआ बोला, मुझे पार्सल लेने जाना है, मुझे जाने दो। जय ने कहा,
लेकिन तुम अपनी हालत देखो, तुम इस हाल में पार्सल लेने कैसे जाओगे? चीनी मिल यहां नहीं है, यहां से काफी दूर है। विक्रम ने पूरी ताकत के साथ खुद को जय से छुड़ाया और गुस्से में कहा, नहीं, मुझे जाना है, मुझे जाने दो। इतना कहकर विक्रम ने अपनी कार की चाबी उठाई और तुरंत बाहर भागा। जय भी विक्रम के पीछे भागा। साथ ही उसने अखिलेश को फोन करके सारी घटना के बारे में बताया। अखिलेश ने भी तुरंत आर्डर दिया कि तुम विक्रम का पीछा करो, उसे अकेला मत छोड़ना। हमारे पास यही अच्छा मौका है कि हम ड्रग्स डीलर को पकड़ सके। विक्रम तेज रफ्तार के साथ हाईवे की सीध में चला जा रहा था, जबकि जय अपनी बाइक से विक्रम का पीछा कर रहा था। लगभग 1 घंटे बाद विक्रम और जय दोनों ही चीनी मिल के करीब पहुंच चुके थे। वो चीनी मिल लगभग 8 साल पहले बंद हो चुकी थी और अब एक खंडहर बन चुकी थी। विक्रम अभी इस बात से अनजान था कि जय उसका पीछा कर रहा है। वह अपनी ही सुध में था और जय भी विक्रम से थोड़ी दूरी बनाए हुए था। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। ऐसे में जय भी काफी सतर्कता बरते हुए था। लगभग आधा घंटे बाद एक आदमी जिसने खुद को काले कंबल में लपेटा हुआ था, वह तेजी से चलता हुआ चीनी मिल के मुख्य दरवाजे के पास जा पहुंचा। विक्रम वहां पहले से ही खड़ा हुआ था। जय दूर पुराने पड़े एक ट्रांसफार्मर के पीछे से खड़ा यह सब कुछ देख रहा था। उसने तुरंत अखिलेश को मैसेज किया कि जल्दी से टीम को लेकर यहां पहुंचे। वहीं दूसरी ओर अखिलेश अभी रास्ते में था। अखिलेश ने जय से ये बात पहले ही कह दी थी कि अगर किसी वजह से उन्हें वहां पहुंचने में देरी हो जाती है तो वह उस ड्रग डीलर का पीछा जरूर करे। बाकी विक्रम को संभालना हमारा काम है। ड्रग डीलर विक्रम को एक पार्सल देता है। जय देखता है कि वो आदमी विक्रम से किसी बात को लेकर बहस कर रहा था। विक्रम बार बार न में सिर हिला रहा है, लेकिन वो आदमी जबरदस्ती विक्रम का हाथ पकड़ रहा था और अपने साथ चलने को मजबूर कर रहा है। तभी जय ने देखा है कि विक्रम अपनी कार छोड़कर डीलर के साथ चीनी मिल के पीछे वाले रास्ते पर जा रहा है। जय को लगा था कि शायद विक्रम वह पार्सल लेकर वापस घर आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विक्रम उस ड्रग डीलर के साथ उसकी बाइक पर बैठ गया। जय ने भी तुरंत अपनी बाइक स्टार्ट की और पीछे वाले रास्ते की ओर मोड़ ली। थोड़ा आगे जाने पर उस बाइक वाले ने अपनी बाइक रोकी और विक्रम को नीचे उतार दिया। सड़क के दोनों ओर जंगली इलाका था। विक्रम हाथों में ड्रग्स का वह पार्सल लिए सड़क के एक ओर नीचे की तरफ उतर जाता है और वह बाइक वाला आगे चला जाता है। विक्रम अकेला जंगली रास्ते से होकर कहीं जा रहा था। तब जय को पता चलता है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, असली व्यक्ति कोई और ही है। इसलिए वह अपनी बाइक अंधेरे में खड़ी करके विक्रम का पीछा करने लग जाता है। जय अपने कदमों को काफी दबाकर और धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी एक गलती विक्रम की जान को खतरे में न डाल दे। इसी बीच विक्रम का फोन बज उठता है। विक्रम एक जगह रुककर फोन उठाता है और कहता है, हाँ, बस मैं पहुंचने वाला हूं। अच्छा ठीक है, 3 कबूतर बने हुए हैं। जय को कुछ समझ नहीं आता कि विक्रम क्या बात कर रहा है, लेकिन वह विक्रम के पीछे पीछे चला जाता है। थोड़ा आगे जाने पर उसे एक बोर्ड नजर आता है जिस पर 3 कबूतर बने हुए थे, और उस बोर्ड से थोड़ा आगे चलने पर ही एक पुरानी बंजर हुई फैक्ट्री थी। आसपास काफी घास उगाई थी और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। चांद की रोशनी में थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था। विक्रम फोन की टॉर्च के सहारे उस फैक्ट्री के अंदर चला जाता है, लेकिन जय मोबाइल की टॉर्च नहीं जलाता, बल्कि स्क्रीन लाइट से ही धीरे धीरे आगे बढ़ता है। हर जगह टूटा फूटा सामान पड़ा हुआ था। लोहे की जितनी भी चीजें थीं, सब जंग खा चुकी थीं। एक बार फिर विक्रम का फोन बजता है और विक्रम कान पर फोन लगाते हुए आगे बढ़ता जाता है। काफी आगे जाने पर विक्रम एक बेसमेंट में जाता है जो पूरी तरह से लोहे का बना हुआ था। जय भी उसके पीछे पीछे था। उसी समय जय के नंबर पर अखिलेश का फोन आने लगता है, लेकिन जय जल्दी से फोन साइलेंट करता है और अपनी लोकेशन अखिलेश को सेंड कर देता है। इधर विक्रम एक ऐसे कमरे में पहुंच चुका था जहां चारों तरफ लाल लाइट जल रही थी और बीच में एक बहुत बड़ी मेज पर 3 कुर्सियां बची हुई थी। वे भी लोहे की ही थीं।
ये कमरा उसे काफी जाना पहचाना लग रहा था, क्योंकि ये वही कमरा जहां हिमांशी को मारा गया था। मेज के पास जमीन पर बैठा नीले कपड़ों में एक व्यक्ति कोई कागज जला रहा था। जैसे ही वह विक्रम को देखता है, मुस्कुराते हुए खड़ा होता है और कहता है, आओ आओ विक्रम, तुम्हें यहां तक आने में ज्यादा समय नहीं लगा। बहुत ही जल्द शर्तों को तोड़ दिया, लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यह तुम्हारा आखिरी काम था। अब हम तुमसे कोई काम नहीं कराएंगे, क्योंकि अब तुम हमारे किसी काम के नहीं हो। विक्रम हकलाते हुए पूछता है, क्या मतलब? वह आदमी कहता है, मतलब यह कि तुम अपने साथ जिसे लेकर आए हो, आज ना वह बच कर जाएगा और ना ही तुम। यह सुनते ही विक्रम हैरान रह जाता है। तभी उसके कानों में आवाज आती है, छोड़ो मुझे, छोड़ो। विक्रम जैसे ही पलटकर देखता है तो उसके सामने जय था। जय को दो आदमी जबरदस्ती पकड़कर अंदर ला रहे थे। विक्रम बुरी तरह घबरा जाता है। वह कहता है, सर आप यहां? जय गुस्से में कहता है, तुम लोग जो भी हो, तुम्हारा पर्दाफाश हो चुका है। तुम ज्यादा दिन तक नहीं बच सकते। वो आदमी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, अरे पहले तुम अपने आप को तो बचा लो। तुम्हें क्या लगता है तुम यहां तक आए हो और जिंदा वापस चले जाओगे? नहीं। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि विक्रम की गर्लफ्रेंड हिमांशी का जो बुरा हाल किया गया है, किसी और ने नहीं, हमने ही किया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वह हमारे लिए खतरा पैदा कर रही थी। वह विक्रम को हमारे लिए काम करने से रोक रही थी, और हो सकता है वह विक्रम के बारे में किसी को बता देती, और फिर विक्रम हमारे बारे में किसी को बता देता। हम अपने काम में ऐसे रिस्क नहीं लेते। यह सुनते ही विक्रम का खून खौलने लगता है। वह गुस्से से उस नीले कपड़े पहने आदमी को पकड़ लेता है और गंदी गंदी गालियां देने लगता है, पीटने लगता है, लेकिन वो आदमी हंसता रहता है। तभी वे दो लोग जो जय को पकड़े हुए थे, विक्रम को पीछे खींचते हैं और कुछ देर तक मारते रहते हैं, जब तक कि विक्रम अधमरा नहीं हो जाता है। जय उसे बचाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उसे भी काफी चोट आ जाती है। जय के शरीर में ज्यादा चोट तो नहीं लगती, लेकिन उसका एक पैर काफी बुरी तरह मुड़ चुका था, जिस वजह से वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। विक्रम की सांसें भी काफी धीरे धीरे चल रही थी। वह बेहोशी की अवस्था में जाने वाला था। तभी वो नीले कपड़े पहने व्यक्ति कहता है, जाओ, ले जाओ इन दोनों को और जिंदा जला दो। आखिर इन्हें भी पता चले कि हमसे गद्दारी करने का नतीजा क्या होता है। हमारे काम के आड़े जो आएगा, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। यह सुनते ही वे दो बॉडीगार्ड जैसे आदमी विक्रम को उठाते हैं, लेकिन अचानक विक्रम के शरीर में एक ऊर्जा आ जाती है और वह अपने दोनों हाथों से उन दोनों व्यक्ति को दूर फेंक देता है। वह कमरा पूरी तरह से लोहे का बना हुआ था, इसलिए जैसे ही वे दो लोग इधर उधर गिरते हैं तो लोहे की आवाज की झंझनाहट चारों दिशाओं में फैल जाती है, और यह आवाज उस नीले कपड़े व्यक्ति का ध्यान भी विक्रम की तरफ आकर्षित करती है। नीले कपड़े पहना व्यक्ति कुछ समझ पाता उससे पहले ही विक्रम आंखों में गुस्सा लिए खड़ा होता है। उसके शरीर से तेजी के साथ खून बहने लगता है और जमीन पर बहने लगता है, लेकिन उसे जरा भी कमजोरी नहीं आती। जय यह देखकर हैरान हो जाता है कि अचानक विक्रम को क्या हुआ। उसकी हालत तो बहुत बुरी थी, और अब भी लगातार खून निकलने के बाद भी वह अपने पैरों पर कैसे खड़ा है। जय घबराते हुए कहता है, विक्रम, तुम ठीक तो हो ना? लेकिन विक्रम जय के सवाल का कोई जवाब नहीं देता, ना ही उसकी तरफ देखता है, बल्कि वह उस नीले कपड़े पहने व्यक्ति की ओर लपक पड़ता है। वह एक तेज धक्के के साथ उस व्यक्ति को जमीन पर गिरा देता है और उसके सीने पर बैठ जाता है। विक्रम उस व्यक्ति का मुंह नोचने लगता है। वह व्यक्ति अपने आप को छुड़ाने की काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन विक्रम की पकड़ काफी मजबूत थी। फिर विक्रम के मुंह से एक अजीब सी आवाज आती है। ऐसा लगता है जैसे कोई दो व्यक्ति बोल रहे हैं। वह आवाज विक्रम की थी ही नहीं। वह कहता है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तूने मुझे तड़पा तड़पा कर मारा है, मैं भी तुझे तड़पाऊंगी। दरअसल विक्रम के अंदर हिमांशी की आत्मा घुस चुकी थी, लेकिन जय इन सब बातों में विश्वास नहीं करता। उसे लगता है शायद विक्रम को कोई डिसऑर्डर होगा, जिस वजह से वह ऐसा व्यवहार कर रहा है।
लेकिन वह इस बात को भी नहीं नकार सकता था कि एक व्यक्ति जो लगभग मरने की कगार पर है, उसमें अचानक इतनी ऊर्जा का आना यह साधारण बात नहीं थी। इसलिए कहीं ना कहीं जय के मन में एक डर पैदा हो चुका था कि कहीं विक्रम की हिमांशी वाली बात सही तो नहीं। जय विक्रम को हटाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन विक्रम में एक असाधारण ऊर्जा थी। विक्रम का शरीर तेजी के साथ गर्म होता जा रहा था। अब जय समझ चुका था कि यह कोई सामान्य बात नहीं है कि विक्रम में इतनी ताकत अचानक से कहां से आ गई। जब जय विक्रम को हटा रहा था, तब विक्रम ने जय को भी धक्का दे दिया था। विक्रम पागलों की तरह व्यवहार कर रहा था। वह किसी खूंखार भेड़िए की तरह उस व्यक्ति को नोच रहा था। अपने मालिक को पिटता देख 2 बॉडीगार्ड जैसे व्यक्ति विक्रम को मारने आते हैं, लेकिन विक्रम अकेला ही उन तीनों से भिड़ जाता है। वह तीनों को बहुत बुरी तरह मारता है। वह आसपास देखने लगता है कि उसे कुछ ऐसा हथियार मिले जिससे कि वह इन तीनों को दर्दनाक मौत दे सके। तब उसे एक लोहे का नुकीला टुकड़ा मिलता है। वह एक सरिया नुमा टुकड़ा था। विक्रम उस टुकड़े को उठाता है और सीधे उस नीले कपड़े पहने व्यक्ति के सीने पर कई वार कर देता है। जय चिल्लाता रह जाता है, लेकिन विक्रम उसकी एक नहीं सुनता। जिस समय विक्रम उस व्यक्ति को मार रहा था, उसके मुंह से लगातार काले रंग का खून निकल जा रहा था। अपने मालिक को इस तरह से मरता देख अब उन दोनों बॉडीगार्ड की हिम्मत भी टूट चुकी थी। वे दोनों विक्रम से काफी डर रहे थे। वे उस समय वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन विक्रम उन्हें भी पकड़कर वहीं जान से मार देता है। यह सब कुछ देखकर जय भी काफी घबरा जाता है। उसे लगने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि विक्रम उसे भी मारे, इसलिए वह एक बड़ी सी अलमारी के पीछे शांति के साथ छिप जाता है। वह सांसें भी धीरे धीरे भर रहा था। उसे डर था कि कहीं विक्रम उस पर हावी ना हो जाए। जय डरा सहमा अंधेरे में छिपा बैठा था, लेकिन तभी उसके फोन पर अखिलेश की कॉल आने लगती है, जिससे वह बुरी तरह घबरा जाता है। वह जल्दी जल्दी अपना फोन ऑफ करता है, लेकिन विक्रम की नजर जय पर पड़ जाती है। वह जय को ढूंढ लेता है। जय भी डर से थर थर कांप रहा था, लेकिन अचानक विक्रम की आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और वह बेहोश हो जाता है। विक्रम को गिरता देख जय की जैसे जान में जान वापस आ जाती है। वह जल्दी से फोन ऑन करता है और वहां से भागता है। जैसे ही वह बाहर जाता है, उसे अखिलेश और बाकी के लोग मिल जाते हैं। जय को इस हाल में देखकर अखिलेश भी परेशान हो जाता है। फिर जय अखिलेश को सारी घटना के बारे में बताता है। वह यह भी कहता है कि विक्रम से थोड़ा संभल कर रहे और विक्रम को तुरंत कस्टडी में ले ले, क्योंकि इस समय वह खूंखार हो चुका है। अखिलेश वैसा ही करता है। वह कुछ लोगों को अपने साथ अंदर ले जाता है और विक्रम को उठाकर अस्पताल ले आता है। इधर जय का भी इलाज शुरू हो जाता है। विक्रम अस्पताल में लगभग 2 दिनों तक बेहोश पड़ा था। उसकी हालत काफी नाजुक थी। डॉक्टर ने यह क्लियर कह दिया था कि जब तक विक्रम को होश नहीं आ जाता, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। जय ने जब अखिलेश को वहां हुई सारी घटना के बारे में बताया था, तब अखिलेश को भी यकीन नहीं हो रहा था कि अगर विक्रम ने किसी को इतनी बुरी तरह मार दिया है, तो अब विक्रम की जान इतनी खतरे में क्यों है। उसके शरीर में कुछ बाकी नहीं था। शरीर का लगभग सारा खून शरीर से बह चुका था। लगभग 2 दिन के बाद विक्रम को होश आता है, लेकिन वह किसी को ठीक से पहचान नहीं पाता। कभी कभी वह अपनी जान पहचान के लोगों के नाम लेता था, लेकिन कभी कभी वह पागलों जैसी हरकतें करता था। उसे हद से ज्यादा गुस्सा आने लगा था। वहीं दूसरी ओर उसे कुछ समय तक जेल में रखा गया था, क्योंकि उसके खिलाफ भी कुछ मुकदमे दर्ज थे। उसने ड्रग्स की तस्करी की थी, जिस वजह से कुछ समय तक जेल में रहा था। लेकिन बाद में अखिलेश ने विक्रम की सारी डॉक्टरी रिपोर्ट्स अदालत में दिखाकर यह प्रूफ कर दिया कि विक्रम की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए उसे जेल में रखना ठीक नहीं होगा। फिर कुछ समय बाद उसे जेल से रिहा कर उसके घर भेज दिया गया, लेकिन घर पर भी उसका व्यवहार ठीक नहीं था। उसके घर वालों को उससे डर लगने लगा था। वह अचानक हंसने लगता तो कभी एकदम गुस्सा करने लगता था। कभी कभी वह अपने आसपास की चीजों को फेंकना शुरू कर देता था। उसके अजीब व्यवहार से अब उसके घर वाले भी परेशान होने लगे थे। कोई कहता कि हिमांशी की आत्मा
अभी भी विक्रम के पीछे पड़ी हुई है और उसे परेशान कर रही है। कोई व्यक्ति कहता कि विक्रम हिमांशी से बेइंतहा मोहब्बत करता था और हिमांशी की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए वह पागल हो गया। तो किसी का कहना था कि ड्रग्स लेने की वजह से उसके दिमाग पर असर हो गया है। अब ये तो भगवान ही जाने, लेकिन हाँ, विक्रम की जो भी हरकतें हैं वह केवल एक पागल व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि वह हरकतें सामान्य नहीं होती थीं। वह कभी कभी हिमांशी की आवाज निकालता था। ये इतना आसान नहीं है। वह दीवारों पर किसी मकड़ी की तरह आराम से चल देता था। उसने कई बार अपने परिवार के लोगों पर हमला करने की कोशिश की और इस वजह से उसके घर वालों ने हार कर उसे एक पागल खाने में भर्ती कर दिया। खैर, जो भी है, लेकिन यह तो सच है कि विक्रम और हिमांशी आज भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भले ही विक्रम सच में पागल हुआ है या उस पर हिमांशी के भूत का साया है, जो भी है, लेकिन हिमांशी और उसका साथ अभी भी बना हुआ है। विक्रम आज भी हिमांशी का नाम दीवारों पर लिखता है। वह उसे बहुत याद करता है। साथियों, कई बार हम इस प्रकार की गलत आदतों में इसलिए पड़ जाते हैं क्योंकि हमें ज्यादा पैसे चाहिए होता है। देखिए, ज्यादा पैसे कमाने के तरीके तो बहुत सारे हैं और मैं भी आपके यहाँ पर अभी कई तरीके बता सकता हूँ, लेकिन आप ये सब अच्छे से समझ गए होंगे कि गलत तरीकों में पड़ने से कितना नुकसान हो सकता है। आपकी पूरी जिंदगी की वाट लग जाती है केवल एक छोटे से पैसे को कमाने के लिए। लेकिन क्या पैसा ही हमारे जीवन में सब कुछ है? क्या खुशियां, क्या परिवार के रिश्ते, ये कोई मायने नहीं रखते। दरअसल हम इंसानी जीवन में है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पैसों के लिए अंधे हो जाएं। देखो, इस शरीर को नष्ट होना है तो फिर पैसा तो चीज ही क्या है, उसको भी नष्ट होना ही है। हम केवल इस धरती पर आए तो यह पा सकते हैं कि प्रेम और रिश्तों को निभाएं। आखिर में वही हमारे साथ जाने वाला है और इसी की वजह से लोग हमें जानने वाले हैं। तो कभी भी ऐसी गलत आदतों में ना पड़े। और मुझे विक्रम के लिए एक्चुअल में बहुत बुरा लग रहा है जब मुझे यह पता चला कि आज भी वह पागल खाने में ही भर्ती है और उसकी आदतों में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है और काफी सारा इलाज करवाने के बावजूद भी फायदा नहीं हुआ है। देखो, कई बार किसी इंसान की आत्मा किसी के शरीर से इतने करीब से जुड़ जाती है कि उसके लिए वो शरीर उसका ही हो जाता है। तो विक्रम के साथ भी यही हो रहा है कि उसके एक ही शरीर में दो चीज एकदम से खुल मिल चुकी है और अब जिस दिन वो शरीर नष्ट होगा उसी दिन शायद हिमांशी की आत्मा भी उसके शरीर से अलग होगी। उम्मीद करता हूं आपको स्टोरी काफी अच्छी लगी होगी। और अब अपने कुछ साथियों के नाम लेते हैं। कपिल कुमार हाथरस, अमर सूरत, रजत चौबे बलिया यूपी, शबाना उत्तर प्रदेश, मिराज अहमद गाजीपुर, सैंडी सिंह यूएसए, आराधना लारा लखनऊ, शाहिद अली, नरेंद्र शर्मा, करण बिहार, पूजा टीथ राजपूत। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई हॉरर घटना के साथ।